खीरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध हुआ था 1707। ठीक है, खेरा का युद्ध आपको 1707 में साहू और और ताराबाई ताराबाई के बीच हुआ था। बताइए तो इसमें कौन मतलब विजय रहा था? साहू। ठीक है, खेरा के युद्ध में साहू विजय रहा था। बताइए तो खेरा के युद्ध से ही मतलब संबंधित है, मतलब इसी से रिलेटेड नाम है। एक हुआ था शंकर खेरा का युद्ध, ये कब हुआ था? शंकर खेरा का युद्ध ये हुआ था 1724। ठीक है, शंकर खेरा का युद्ध जो आपको है 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। ठीक है ना, ये किसके किसके बीच हुआ था? ये निजाम उल मुल्क ठीक और ठीक है, ये निजामुल मुल्क और मुबारिज खान। मुबारक ठीक है ना, निजामुल मुल्क था और मुबारिज खान था। मुबारिज खान जो था वो दक्कन का सूबेदार था। इसके बीच हुआ था जिसमें निजामुल मुल्क मतलब जीत जाता है इस युद्ध को। और एक था इसी से रिलेटेड पालखेरा का युद्ध। बताइएगा पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? साल खेरा 1728। ठीक है, 7 मार्च और 1728 को आपको पालखेरा का युद्ध हुआ था। बताइएगा तो पालखेरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? साल खेरा का युद्ध पालखेरा का युद्ध आपको ये बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें ये इस युद्ध में बाजीराव प्रथम जीत गया था और निजाम के साथ मुंशी शिवागांव की संधि किया किया। था। ये उससे पहले देखिए शंकर खेरा का युद्ध। शंकर खेरा के युद्ध में क्या होता है कि जो इसे वो मुबारिज खां को हरा देता है निजामुल मुल्क, जबकि पालखेरा का युद्ध में बाजीराव प्रथम ये निजामुल मुल्क को हरा देता है और उसके साथ मुंशी शिवगांव की संधि करता है। अगला क्वेश्चन है, बताएगा तो ये मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? मोंटेग्यू घोषणा की 1917। सही है, मॉन्टेग्यू घोषणा जो है आपका 20 अगस्त 1917 को हुआ था। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के द्वारा इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था। बताइएगा तो ये बाल गंगाधर तिलक इसके संबंध में क्या कथन दिए थे, मतलब क्या बोले थे? बाल गंगाधर तिलक इनको बोले थे बाल गंगाधर तिलक सूर्य विहीन सूर्य उषा विहीन काल उषा की काल संज्ञा दिए। संज्ञा। ठीक है, अर्थात सूर्य तो है लेकिन मतलब सूर्योदय तो है परंतु सूर्य नहीं, इस टाइप का। बताइएगा तो अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन है वह 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? ये लखनऊ ठीक है, मतलब ये लखनऊ में हुआ था। बताइएगा तो इसके अध्यक्ष कौन थे? के अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सरस्वती। ठीक है, ये अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन था ये 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे और इसके जो महासचिव थे वो NG रंगा थे। बताइएगा तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ओंकार नामक पत्रिका का मतलब प्रकाशन कहाँ से किया गया था? ये पटना से किया गया। सही है, पटना से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बताइए तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? मतलब सांप्रदायिक सांप्रदायिक पंचायत को ही मतलब कम्युनल कम्युनिटी अवार्ड कहते हैं। तो इसकी घोषणा कब किया गया था? ये इसकी घोषणा 16 अगस्त 1932। 1932 को किया गया था। ठीक है ना, 16 16 अगस्त 1932 को किया गया था। बताया था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 24 सितंबर 1932। ठीक है, ये 24 सितंबर 1932 को मतलब यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा तो 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का जो कुछ मत है, बताइएगा तो किसका यह मत है जो यह जो था मतलब 1857 की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का यह मत है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? ये वीर सावरकर का ठीक है, ये BD सावरकर का कथन था। बताया तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह बोला ये था डिजरायली बोले इजराइल। थे। बताएगा तो यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसका कथन है? पूर्णतः सिपाही विद्रोह ये बोला था सर जॉन लॉरेंस और और सीले बोले थे। सर जॉन लॉरेंस। और अगला एक स्टेटमेंट था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कौन बोला था? ये जेम्स आउटरम और W टेलर टेलर कहा था। जेम्स हॉकम और
और टेलर कहा था। और एक लास्ट है कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह किसका कथन है? ये आपको L.E.R. रीज का कथन, L.E.R. रीज का यह कथन था। बताएगा था पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के मतलब किस अधिवेशन में, मतलब पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन, मतलब कहाँ, मतलब कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? भाग ली थी पहली बार महिला कांग्रेस के 1889 ठीक है, 1889 के बम्बई अधिवेशन में पहली बार ये मतलब कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं को शामिल किया गया था। बताएगा था पहली महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। ये कादम्बनी ठीक है, ये कादम्बिनी गांगुली हो जाएगी, जो 1890 में, मतलब 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस को संबोधित किया था। ठीक है ना। बताएगा तो कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बिहार में जो बांकीपुर में हुआ था, बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता है वह R.N. माधोलकर के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। और ये अधिवेशन में अगर क्रम पूछा जाए तो ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है ना। और बिहार में कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? ये गया में हुआ था 1922। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये 1922 में हुआ था और गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और ये 37वां अधिवेशन था क्रम में। बताया गया था अभी तक मतलब कांग्रेस की जो 3 ऐसी महिलाएं हैं जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। ठीक है ना। तो बताया गया था पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया है की थी पहली महिला एनी बेसेंट थी जो 1917 ईस्वी में कल के कल कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है। दूसरी महिला सरोजिनी नायडू जो कानपुर के 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और तीसरी महिला जो निन्नी सेन गुप्ता नीलम सेन गुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, एक बार सुन लीजिएगा। जैसे सबसे पहला आपका हो जाएगा, पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की वह अध्यक्षता की थी। दूसरी महिला और प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के मतलब कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आखिरी और तीसरी महिला जो मतलब थी वो नलिनी सेन गुप्ता थी, जो 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बताया था एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मतलब महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था वो बेलगांव का, कर्नाटक बेलगांव का। ठीक है, वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किए थे अध्यक्षता। और बेलगांव कर्नाटक में जो है वहाँ वो अध्यक्षता किए थे पहली और आखिरी बार, एक ही बार किए थे। बताया था अगर क्रम में पूछा जाए, ठीक है ना, तो ये मतलब गांधी जी किस मतलब क्रम के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 40। ठीक है, सरोजिनी नायडू 25 में की थी तो 40वां हो जाएगा। ठीक है ना। एनी बेसेंट 32वां हो जाएगा। 1917 में 32वां अधिवेशन की वह अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताएगा था स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन से 3 देश आते हैं? आपको हो जाएगा लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आता है। बताया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका के किस भाग को कहते हैं? ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहते हैं। और इसके अंतर्गत 3 देश आता है, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती देश आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? ठीक है, सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। बताइएगा तो मानव जाति का पालना किस महादेश को कहा जाता है? ठीक है, अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। बताइएगा तब मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा।
और मॉरिशस की मुद्रा हो जाएगा आपका रुपया। रुपया। बताएगा तो केन्या की मुद्रा क्या है? केन्या की मुद्रा हो जाएगा शिलिंग। ठीक है, केन्या की मुद्रा हो जाएगा शिलिंग और राजधानी नैरोबी। नैरो। अगला क्वेश्चन है, बताएगा तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है नदी के आधार पर, तो बताएगा तो ये सिंधु एवं सतलज नदी के बीच कौन से मतलब हिमालय का विस्तार है? सिंधु और सतलज के बीच हो जाएगा पंजाब। ठीक है, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय। बताएगा तो सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? सतलज और काली के बीच हो जाएगा कुमायूं। ठीक है, सतलज नदी और काली नदी के बीच आपका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। बताइए तो काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय है? काली और तीस्ता के बीच नेपाल। ठीक है, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आपको नेपाल हिमालय है। बताइएगा तो तीस्ता नदी और देहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है? ये हो जाएगा सबसे लास्ट में असम में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा असम हिमालय हो जाएगा। अगर लंबाई के हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़ा हिमालय कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ी जो मतलब लंबाई हो जाएगा जिस हिमालय का वो हो जाएगा नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर। दूसरा स्थान पर? दूसरे स्थान पे है असम हिमालय 720 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे स्थान पर हो जाएगा आपका असम हिमालय 720 किलोमीटर। तीसरे स्थान पर? पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। ठीक है, तीसरे स्थान पर आपका हो जाएगा पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर। चौथा? चौथे स्थान पे कुमायूं हिमालय 320। ठीक है, लास्ट और आखिरी हो जाएगा चौथा मतलब ये कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा तो जैसे हिमालय को जो जैसे ये तो नदी के आधार पर बांटा गया है, इस टाइप अगर इस तरह अगर लेते हैं कि जैसे सबसे उत्तर में अगर ट्रांस हिमालय है, उसके अगर इस ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक के तौर पर अगर बांटते हैं, ठीक है ना, तो सबसे उत्तरी हिमालय में हो जाएगा आपका ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिण में आपको हो जाएगा शिवालिक हिमालय। बताइएगा तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? ये अलग करता है एमसीटी। एमसीटी। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को एमसीटी अर्थात मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बताएगा तो ये लघु हिमालय जो है शिवालिक से किसके द्वारा अलग होता है? ये एम बी एफ। बी एफ। मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट मतलब ये जो लघु हिमालय जो है आपका शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा तो ये कुछ मतलब सहायक नदी है, मतलब सबका नाम बताते हैं, आप बता दीजिएगा वो किस नदी का सहायक नदी है। बताइए, जैसे हो गया दिबांग, लोहित और कामेंग जो है किसकी सहायक नदी है? ठीक है, ये दिबांग हो गया, लोहित हो गया, आपका कावेंग हो गया, सुबनसिरी, मानस, पगलडिया, तीस्ता, ये सब आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बता दिएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई आपका 2900 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयोंग हिमनद। ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमयोंग हिमनद से निकलती है। बताइएगा तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को ये तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। बताइएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। बताइएगा तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में इसको मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बताइएगा तो प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? सही है, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जो है आपको ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा प्रस्तावना की जो भाषा है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा सही है, सही है। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, तो बताइएगा तो मौलिक कर्तव्य जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिया गया है। बताइएगा तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ठीक है, 69वां संशोधन था और ये 1991 में हुआ था। बताइएगा तो ये
किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। द्वारा। ठीक है, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल जाने लगा। बंगाल के पहले जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है ना। और मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके तहत बनने वाले पहले बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। फिर 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम उसको मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बताइएगा तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में किया गया था ना अधिनियम। तो 1833 के एक्ट द्वारा किया गया था उसको। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। बताएगा तो ये किस अधिनियम के द्वारा ये भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? 1858 का अधिनियम। और इसके तहत भारत के जो पहले मतलब वायसराय बने थे ये कौन थे? भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के बाद मतलब भारत के गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा तो ये संविधान की मतलब कुछ अनुसूची है, बताइएगा कुल कितना अनुसूची है? 12 गो अनुसूची। एक बार हम बोलते हैं, आप बताइएगा कुछ अगर एरर हो तो। जैसे देखिए कि पहली जो अनुसूची है इसमें भारतीय संघ मतलब संविधान का जो पहला आपका अनुसूची हो गया, इसमें भारतीय संघ के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। दूसरा अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन का चर्चा किया गया है, उल्लेख किया गया है। तीसरा अनुसूची में आपको हो गया विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथा में हो जाएगा आपको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ठीक है ना, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। ये चौथा अनुसूची हो जाएगा आपका। पांचवा अनुसूची में हो जाएगा ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। छठा अनुसूची हो जाएगा जिसमें आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। सातवां अनुसूची में आपको हो जाएगा जैसे मतलब राज्य मतलब केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है इसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसके तहत सातवीं अनुसूची के तहत ही 3 सूची है, जैसे आपको हो गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिसमें जैसे पहले जो था संघ सूची में 97 विषय था शुरू में, अब संघ सूची में आपका 100 विषय हो गया। राज्य सूची में पहले आपको 66 सॉरी राज्य सूची में आपको ठीक है 66 विषय था, अब उसको 61 हो गया है, 5 घट गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब 52 हो गया। मतलब राज्य सूची में पहले जो 66 था उसमें से 5 निकाल कर समवर्ती सूची में उसको रख दिया गया। ये आपका 7वीं अनुसूची हो गया। 8वीं अनुसूची में आपको क्या किया गया है, मतलब भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये संविधान के मतलब निर्माण के समय मतलब 8वीं अनुसूची में जो था ये 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, और फिर बाद में संशोधन कर करके मतलब 8 भाषाओं को जोड़ा गया। देखिएगा जैसे पहला जो भाषा जोड़ा गया था वो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 1967 में जोड़ा गया था। फिर आपको 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया? 3। हाँ, इसको कुछ लोग नमक और नमक करके याद रखते हैं। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा। और आखिरी हो जाएगा मतलब 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन था? ठीक है, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इस तरह मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो जाती हैं।
अब 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो ये संविधान में मतलब पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित मतलब चर्चा किया गया है, के बारे में उल्लेख किया गया है। ये 9वीं अनुसूची हो गया आपका। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित चर्चा किया गया। 11वीं अनुसूची आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हाँ, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिया गया था। फिर 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मतलब नगर पालिका को जोड़ा गया 12वीं अनुसूची में। इसमें नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 गो विषय दिया गया था। ये एक चीज और छूट गया कि ये 9वीं जो मतलब अनुसूची जो 9वीं अनुसूची जो जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा, इसमें 284 अधिनियम है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये हो गया अनुसूची के बारे में था। बताइएगा ग्रीनोकाइट जो है ये किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट ये कैडमियम का है। ठीक है, ग्रीनोकाइट आपका कैडमियम का अयस्क हो जाएगा। बताएगा तो रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर ये किसका अयस्क है? ये सब सिल्वर का है। ये सब सिल्वर का अयस्क है, सही है। बताएगा तो सफेद सोना किसे कहा जाता है? ठीक है, सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। बताएगा तो मानिक और नीलम जो है किसका ऑक्साइड है? एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। बताएगा तो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल। ठीक है, भारी जल कहते हैं। बताएगा तो भारी जल जो कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर भारी जल जम जाता है। बताइए तो भारी जल का खोज किसने किया था? ये भारी जल का खोज किया 1932 में यूरे और वासवर्न ने किया था। बताएगा तो साधारणतः साधारण जल के 7000 भागों में मतलब कितना मतलब भारी जल पाया जाता है? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि साधारणतः मतलब साधारण जल के 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। ठीक है ना। बताइएगा तो वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत बताइएगा। लगभग 1% है, जिसमें 0.93%। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब लगभग में हो जाएगा 1%, एग्जैक्ट अगर बोले तो 0.93% हो जाएगा। बताइएगा तो जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील ठीक है, बीसी हो जाएगा वसा में। ठीक है, अब देखिए तो कुछ विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बताइएगा तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइएगा। ए का हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। बताइएगा तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन B2 का। राइबोफ्लाविन। ठीक है, विटामिन B2 का मतलब राइबोफ्लाविन हो जाएगा रासायनिक नाम। B3 का नियासिन। B3 का निकोटिनिमाइड या नियासिन हो जाएगा। B5 का बताइएगा रासायनिक नाम। B5 का हो जाएगा आपका पेंटाथोनिक एसिड हो जाएगा। B6 का क्या हो जाएगा? B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। B7 का बायोटीन। ठीक है, B7 का आपको बायोटीन हो जाएगा। बताइएगा तो B11 का B11 का आपको हो जाएगा फॉलिक एसिड हो जाएगा। बताइएगा तो B12 का साइनोकोबालामीन। ठीक है, B12 यानी B12 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामीन हो जाएगा। बताइएगा तो विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइएगा। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा विटामिन डी का? ठीक है, विटामिन डी का आपको कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। बताइएगा तो विटामिन ई का विटामिन ई का टेकोफेरॉल हो जाएगा। बताइएगा तो विटामिन के का ठीक है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम हो जाएगा ये पिलोक्विनोन हो जाएगा। बताइएगा तो ये मलेरिया के वाहक मच्छर का नाम बताएगा। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, मलेरिया जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बताइएगा तो मतलब ये डेंगू जो होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है? एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने। ठीक है, डेंगू जो होता है आपको एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। बताइएगा तो ये फाइलेरिया जो होता है फाइलेरिया ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, फाइलेरिया आपको क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। बताइएगा तो आपको जो होता है सोने की जो बीमारी होता है सोने की बीमारी सोने की जो बीमारी होता है आपको सीसी मच्छर के काटने से होता है। अब बताइएगा तो काला जर जो होता है काला जर बालू मच्छर।
ठीक है, काला जर जो होता है आपको बालू मक्खी अर्थात सैंड फ्लाई के काटने से होता है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल करते हैं आगे।